पैकेज मिलने से IMF से जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये वक्ती पैकेजेस जो मिलते हैं और हम अगर इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं कि ये जी सिर्फ वक्ती क्यों हैं और इनके पीछे क्या शराइत हैं, तो एक तो हमारे पास उनकी डिटेल्स कोई नहीं होती, बिकॉज हमारे यहाँ कोई रवाज नहीं रह गया पार्लियामेंट में चीज़ों पे डिस्कस होने का। किन शराइत पे एकदम से सऊदी अरेबिया को हम दोबारा याद आ गए और हमारी मदद दोबारा याद आ गई है? और क्या हम भूल गए हैं कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है उन्होंने मोदी को, अभी कोई 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने टोटल कश्मीर इशू पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे कि भाई वापस करें, हम आपसे खुश नहीं हैं, पैसे वापस करें। तो क्या स्टेट्स, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक, तो स्टेट्स इस तरह चलती हैं कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो, थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो। IMF जितना भी आपसे लंबा ड्यूरेशन नेगोशिएशंस का गुजार रही है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि वो आपको उतना ही बता रही है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, व्हाट इज़ योर स्टेटस, दुनिया में आपकी क्या पोजीशन है, हम आपको क्या समझते हैं। पैसे वो दे देंगे क्योंकि आप उसके बगैर चल नहीं सकते, उन्होंने अपनी बातें भी मनवानी है, लेकिन द मैसेज दे आर सेंडिंग वो समझने की और उस पर बात करने की ज़रूरत है। अब सऊदी अरेबिया की क्या गारंटी है वो कब पैसे वापस मांग लें? फिर यहाँ पे जितनी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स पहले वो स्पॉन्सर करते रहे हैं, उनका दोबारा से ईरान से रब्ता हो रहा है। ईरान के साथ भी कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हमारे नहीं है इंटायरली। तो क्या होने जा रहा है रीजन में, क्या होने जा रहा है? क्या आप उनके पैसों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या उनके ऑयल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? आपने नई रीजनल इंटरवेंशंस कोई डेवलप किए हैं? कहीं और आपने एक्सप्लोर किया है? ये तो हम शुरू से सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं, कि सऊदी अरेबिया हमारा भाई है और एक और भाई अभी चाइना है हमारा, वो भी नाराज हुआ है, तो पता चला कॉल आ गई है उनकी। व्हाट आई मीन इज कि कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके हमने कॉल की है, इससे आप समझ लें कि कहाँ बात पहुंची हुई है। सो बेसिकली कोई कंसिस्टेंट प्लान है क्या हमारे पास अपनी इकोनॉमी के लिए? ये जितना ज़्यादा हमारे रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, हमने इसे रिकवर कैसे करना है? फिर 4 दिन के बाद रजा बाकिर की बातें हम भूल गए हैं, वो स्टेट बैंक को कैसे रन कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों पे किसकी नज़र है? कौन इसको देख रहा है? प्रायोरिटीज़ कौन तय कर रहा है? अगेन इट इज़ अ प्रोफाउंड इशू। बस हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट बंद पड़ी हुई है। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, स्टेट बैंक में पैसे आ गए, इस इमदाद के बाद दिन फिरते नजर आ रहे हैं मुल्क कौम के आपको? हाँ, मेरा ख्याल है कि 3 साल हम जहां 2018 में खड़े थे, 2021 में वहीं खड़े हैं। ये पैकेज तो उन्होंने 2018 में हमें दे दिया था। फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म को याद आ गया कि उन्होंने तो अरबों के खिलाफ ब्लॉक बनाना है महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर, उन्होंने तो एक नई OIC बनानी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को भी याद आ गया कि हमारे अरबों से बड़े इख्तलाफात हैं। जब हम अरबों के मुकाबले पे नया इस्लामी ब्लॉक बनाने चले, हमें पता चला कि असल मुसलमानों के लीडर तो तुर्क और मलेशिया हैं। अरबों का क्या ताल्लुक है मुसलमानों से? तो हम नए लीडर मुसलमान दुनिया के ढूंढने चले तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। उन्होंने कहा आप अपने नए लीडरों से जाकर पैसे लें, हमसे क्यों ले रहे हैं? जब आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हैं, आप हमारे खिलाफ UN में बैठ के महातीर और दुगान के साथ बातें करते हैं, तो आप उन्हीं के साथ चल लें। फिर हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम कुआलालंपुर चले ही जाते कॉन्फ्रेंस में जो हमारे कहने पर बुलाई गई थी, और वहाँ भी हमारी बेइज्जती हुई कि हमने हमारे तजवीज़ पर रखी गई और हम वहाँ पहुँच ही नहीं सके। हम सऊदी अरब इजाज़त लेने गए और उन्होंने हमें कहा कि खबरदार अगर आप कुआलालंपुर गए। हम वहाँ भी नहीं गए और उन्होंने पैसे भी वापस ले लिए, सजा भी दी, जाने भी नहीं दिया। फिर हमें ये यकीन याद आया कि हो, फिर हमने चीन से पैसे पकड़ के उनको वापस किए और फिर हम 2 साल उनसे माफिया मांगते रहे। 2 साल की मुसलसल माफियों के बाद उन्होंने शर्फ बाजियाबी बख्श के कहा अच्छा जो आपको 2018 में दिया था वो वापस ले लेते हैं, आपको चलो वापस दे देते हैं। इतनी सी कहानी है। अब इसमें कौम के 3 साल कहाँ गए, हम कहाँ गए, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये तो छोड़ें। आप देखें सिमत हुकूमत की क्या है। जिस वजीर आजम और वजीर खारजा को आज तक वो ये नहीं फैसला कर सके कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ चलना है या नहीं चलना। वहाँ पे हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स काम करते हैं उनके कितने वीज़े ख़त्म हुए इस लड़ाई की वजह से, उनकी फैमिलीज़ पर कितनी कड़ी शराइत लगी। फिर हमने जाके कहा उनकी फैमिलीज़ को जो टैक्स लगाया गया है वो माफ़ कर दें। कितना इस पाकिस्तानी अवाम पर इस लड़ाई का असर हुआ वो हमें कुछ अंदाज़ा है।
फिर हम आज कह रहे हैं कि हम फिर एक दफ़ा फतह कर रहे हैं, हम फातहीन हैं। मुझे अफसोस होता है कि जब हुक्मरानों को सिमत नहीं पता होती। देखिए, काम अच्छा बुरा आप एक सिमत में चले, वो सिमत में जाके नतायज आए ना आए अल्लाह को पता होता है। लेकिन अगर आपकी सिमत ही ना हो, आपको डायरेक्शन ही ना पता हो, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी ना हो, और फिर ये बताया जाए कि ये तो बहुत अच्छा दौर है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर है, पिछले दौर में फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। भाई, पिछले दौर में ऐसी हरकतें नहीं थी जैसी इस तीन सालों में हो रही हैं। इतने यू टर्न्स नहीं थे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। हमें ये नहीं पता था पिछले 3 साल अदवार में कि सऊदी अरब के साथ चलना है या नहीं चलना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज भी इस हुकूमत की जब तक अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई सिमत नहीं तैनात करेंगे, इन्हें नहीं पता इन्होंने अमेरिका के साथ कैसे चलना है, इन्हें नहीं पता इन्होंने चीन के साथ कैसे चलना है, इन्हें नहीं पता इन्होंने सऊदी अरब के साथ कैसे चलना है। ये हर एक को जो है अपोजिशन समझते हैं, जब दिल चाहा गालियां निकालनी। इंटरनेशनल फ्रंट पे ऐसे नहीं होता। अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो वो गाली नहीं निकालता। करने की जरूरत है। ठीक है, एनबीसी, आपके ख्याल में हुकूमत की समत क्या है? देखिए, मुजम्मिल ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको पता नहीं किसके साथ चलना है, अमेरिका के साथ चलना है, चीन के साथ चलना है। मैं ये हिम्मत करूंगा कहने की, इन्हें खुद ये पता नहीं इन्हें खुद को कैसे चलना है, किस सिमत में चलना है। इनकी समतें बटी हुई है, कभी ये नॉर्थ देख रहे हैं, कभी साउथ देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें कर्जा चाहिए। वो कर्जा जिसके लिए खुदकुशी की धमकी दी गई थी, वो चाहिए इनको। अब देखिए, आपका जो फॉरेन रिजर्व है इस वक्त, वो सब कर्जे पर है। वो आपका जीएनआई पे नहीं है, ग्रॉस नेशनल इनकम पे नहीं है, जीएनपी पर नहीं है, जीडीपी पर नहीं है। ये सब कर्जे पर है या तरसीलात ज़र पर है। वो टोटी बंद हो रही है आपके तरसीलात ज़र की, जल्दी वहां से कम हो जाएगा। प्रोडक्शन में बांग्लादेश फिर वापस आ गया है एक्सपोर्ट के अंदर, वो कुछ असर पड़ेगा आपके ऊपर। अब और आपके महंगाई बढ़ रही है मुस्तकिल। तो ये जो पैसे आपके पास आ रहे हैं ना, ये कर्ज की पीते थे में और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारा फाका मस्ती एक दिन। 2018 में जो आपने इनकार किया था, मैंने पहले कहा था कि पुराना फार्मूला था सऊदी अरब का, वो आपने भुगता। उसके बाद मखदूम शाह महमूद ने कुछ जुमले ऐसे कहे जिसके ऐसे ताल्लुकात बदतर हो गए सऊदी अरब से। अब मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता ये हूं कि इस हुकूमत को ये नहीं समझना चाहिए कि कर्जा मिलने का मतलब ये है कि आपका मसला हल हो गया। आपका मसला बढ़ गया, आपकी माशी सूरत हाल सही नहीं हुई, बिगड़ गई, आप और मकरूज हो गए, आपको और सूद देना पड़ेगा, आपको और किस्तें वापस करना पड़ेंगी। अभी जो किस्तें वापस की हैं 1.6 की, फिर 2 महीने बाद वापस करना पड़ेंगी आपको, फिर आप कर्ज लेंगे कहीं से। तो ये एक अजीब खौफनाक सर्किल है, एक चक्कर है जिसमें हम फंस गए हैं, फंसाया जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले 5 साल भी हम इसी में फंसे रहेंगे, कर्जे वापस करते रहेंगे जो हमने अब लिए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ठोस बुनियादों पर काम करें, बैठ के बात करें, तो मुशावरा शुरू कर दें। अब बेहतर ये होगा, ठोस बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया। एनबीसी जनरल साहब, तहरीक इंसाफ की जो ये पैकेज लेने की पॉलिसी है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए, मईशत को तो एक वक्ती तौर पे आप कह लीजिए कि थोड़ा सा सहारा मिल गया। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कोई हमें मुद्दत नहीं बताई, कोई एग्रीमेंट नहीं है सच। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम में से कोई भी जाके बैंक में पैसे जमा करा दे और बैंक जो है वो उसको इस्तेमाल कर ले वक्ती तौर पे, और मेरा ये राइट रहे कि मैं जब भी चाहूं अपना पैसा वापस वहां से निकलवा सकता हूं। ये मेरी अपनी सवाबदीद पे है। अगर मैं रखना चाहूं तो साल पड़ा रहे, ना रखना चाहूं तो मैं अपना निकलवा लूं वहां से पैसा। तो वो हुकूमतों के साथ एग्रीमेंट करने के बजाय वो इस तरह का एक काम करते हैं कि जी आपके बैंकों में रखा देते हैं। इससे सिर्फ मुझे जो लगता है वक्ती तौर पे एक फर्क पड़ेगा, वो यही कि फॉरेन एक्सचेंज जब बैंक में मौजूद होगा तो जो मार्केट में रुपये अपनी कदर खो रहा था बड़ी तेजी से और डिमांड थी डॉलर की, जबकि डॉलर मिल नहीं रहा था या कम था, तो डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, वो रुक जाएगी चीज।